इस ग्लोब पे कुछ लाइंस खींची होती हैं वर्टिकल और की बात करें यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं अक्ष। ये देखिए ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिप, साओ टोम, गैबोन। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रहा हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और जो भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं, टाइमलाइंस हैं, गाइडलाइंस हैं लॉकडाउन के, सबको फॉलो कर रहे होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ठीक है, तो ज्योग्राफी की सीरीज़ है आज की, थर्ड सीरीज़ है। इससे पहले 3 पार्ट हमने बनाया था जिसमें हमने कॉस्मोस और ज्योग्राफी का इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा था। आज हम देखने वाले ज्योग्राफी का लैटीट्यूड वाला पार्ट, अक्षांश, मतलब जो पृथ्वी से संबंधित है। याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था, डायरेक्ट हम पॉइंट पर आ चुके हैं, क्लास स्टार्ट हो चुकी है। तो मैंने बताया था सबसे पहले कॉस्मोस होता है यानी अंतरिक्ष होता है, उसके बाद से जो उसके अंदर के सुपर क्लस्टर आते हैं, मतलब बहुत सारी गैलेक्सीज जो रहती हैं वो आती हैं। फिर इसके बाद से हमारी गैलेक्सी आती है जो आकाशगंगा आती है। फिर इसके बाद से इसके अंदर हमारा सोलर सिस्टम आता है। फिर इसके बाद से इसके अंदर हमारी अर्थ आती है जिसे हमें पढ़ना था। तो हम इस 2-3 पार्ट को गैप कर रहे हैं और अभी रोक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था कॉस्मोस का, इसमें सारी चीज़, खगोलीय पिंड, ये सारी बातें हमने पढ़ी थी और ये भी टॉपिक सेम मिलते जुलते, इसमें हम स्टार्स के बारे में पढ़ेंगे, प्लैनेट्स के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कम फैक्ट ज़्यादा हो जाएंगे और बोरियत लगेगी। इसलिए मैंने डायरेक्ट उठाया है कोई जो टॉपिक है अर्थ का, और इसमें अर्थ में हम पढ़ेंगे लैटीट्यूड के बारे में। इसमें से क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनते हैं अर्थ से। तो डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। आज हमको पढ़ना क्या है तो देख लेते हैं ओवरव्यू के हिसाब से क्या पढ़ेंगे हम। टॉपिक तो मैंने बता दिया कि अक्षांश हम पढ़ने वाले। अक्षांश सभी को पता होगा, अक्षांश, जिन्हें नहीं पता होगा आज के बाद से दोबारा डाउट नहीं रहेगा। अक्षांश पढ़ने वाले इंग्लिश में से कहते हैं लैटीट्यूड। लैटीट्यूड, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारी अर्थ है, अर्थ के ऊपर कई सारी काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। हमने जा करके खींचा नहीं है, ठीक है। लास्ट वाली क्लास में मैंने बताया था कुछ काल्पनिक रेखाएं हैं, हमने मान लिया है। जैसे ये हमारी अर्थ होती है तो अर्थ का मॉडल क्या होता है, ग्लोब होता है। इस ग्लोब पे कुछ लाइंस खींची होती हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो हमने काल्पनिक माना है। क्यों माना है? लोकेशन बताने के लिए, किसी जगह की लोकेशन बतानी हो, उसका कितने डिग्री पे वो है, वहाँ का मौसम कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, इन सारी चीज़ों को बताने के लिए उन लाइन्स का इस्तेमाल होता है, ठीक है। उन लाइन्स का नाम क्या क्या रखा गया? तो जो हॉरिजॉन्टल होंगी इस तरह से उनको लैटीट्यूड कहा जाएगा, जो वर्टिकल होंगी उन्हें लॉन्गिट्यूड कहा जाएगा। तो आज हम लॉन्गिट्यूड को नहीं पढ़ेंगे, लैटीट्यूड के बारे में पढ़ेंगे, अक्षांश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं? सबसे पहले देखेंगे कि स्थान, जो लोकेशन बताए जाते हैं, प्लेसेस बताए जाते हैं, किन आधारों पर बताए जाते हैं, पहली बात। दूसरा हम देखेंगे डायरेक्शन क्या होता है। कई लोगों को डायरेक्शन में दिक्कत होती है कि दिशा पूर्व कौन सी है, पश्चिम कौन सी है, कितनी दिशाएं होती हैं, ये सारी बातें हम देखेंगे। फिर क्या देखेंगे हम? ध्रुव देखेंगे, ध्रुव यानी ऑर्बिट क्या होता है। फिर हम देखेंगे ध्रुव के बाद ध्रुव, पोल को हम देखेंगे, इंग्लिश में कहते हैं पोल, हिंदी में ध्रुव कहते हैं। और देखेंगे अक्ष, ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है। और क्या देखेंगे, ये पूरी चीज़ें हम अर्थ के अंदर में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे अर्थ का मॉडल हो गया तो इसके ऊपर वाला जो पॉइंट होता है, नीचे वाला पॉइंट होता है, इनको कहते हैं हम ध्रुव यानी पोल कहते हैं। तो इसको पढ़ने वाले हैं हम। उसके बाद से ये जो बीच की लाइन जो इन्हें मिलाती है, इन दोनों रेखाओं को, इसे अक्ष कहते हैं, इसको पढ़ेंगे हम। फिर इसके बाद से कई हॉरिजॉन्टल ऐसे लाइनें खींची हुई हैं अर्थ पे, ठीक है। तो इन लाइनों का नाम क्या है, लाइनों के बारे में पढ़ेंगे। तो सारी लाइनों के बारे में तो हम पढ़ नहीं सकते, बहुत सारी लाइनें हैं, ठीक है। अभी उसकी संख्या बताऊंगा मैं कितनी होती है। तो इन लाइनों में से 2-3 लाइनें पढ़ें, 3 लाइनें हम इंपॉर्टेंट है आज के लिए जो हम पढ़ेंगे। और इसके बाद से क्या पढ़ने वाले थे हम? हाँ, इन 3 लाइनों के बारे में पढ़ेंगे। और 3 लाइनें कौन कौन सी है? तो पहली लाइन जो इस पृथ्वी को 2 भागों में बांटेगी, ऊपर और नीचे के भाग में, तो इसको कहते हैं भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा इंग्लिश में कहते हैं मेरिडियन लाइन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दूसरा हम क्या पढ़ेंगे? ये तो 0 डिग्री पे होती है, 0 डिग्री पे होती है भूमध्य रेखा, 0 डिग्री पे होती है भूमध्य रेखा। फिर इसके ठीक ऊपर रहती है 23.5 डिग्री पे, 23.5 डिग्री पे कर्क रेखा, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसको पढ़ेंगे। 2 चीज़ें हो गई, पहली ये, दूसरी ये। और ठीक इसी के नीचे होती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री पे साउथ में नीचे तरफ, उसको पढ़ेंगे मकर रेखा के बारे में, ठीक है। तो कोशिश करूंगा कि क्लास लंबी नहीं हो, जैसे 25 मिनट 30 मिनट की हो जाती है, कोशिश करूंगा 20 से 25 मिनट की मैक्सिमम क्लास हो, इससे ज़्यादा नहीं हो, चाहे जितना टॉपिक हो जाए, भले ज़्यादा पार्ट बनाना पड़े लेकिन आप लोगों को बोरियत नहीं हो, ठीक है। तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सारी चीज़ आपने देख ली। तो डायरेक्ट आते हैं पॉइंट पे। सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत नहीं है, डायग्राम वगैरह यूँ ही रफली बताया हूँ, आगे सारी चीज़ें बताऊँगा मैं, ठीक। तो सबसे पहले किसी स्थान की स्थिति को हम 2 तरह से बताते हैं। मान लीजिए कोई हमसे जगह पूछ रहा है तो कैसे बताएंगे, और अगर अर्थ पे जगह पूछ रहा है कि ये जगह कहाँ पास होनी चाहिए तो उसको किस तरह से बताएंगे। तो किसी भी जगह को बताने के लिए 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला तरीका होता है खगोलीय स्थिति,
एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन और दूसरा होता है भौगोलिक स्थिति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफिकल लोकेशन। अब इनका इस्तेमाल कैसे होता है, तो अगर कोई व्यक्ति पूछता है कि दिल्ली कहाँ पे है, या दिल्ली कहाँ पास लोकेटेड है, या शहडोल ज़िला कहाँ पास है, या बिहार कहाँ पड़ता है, तो हम बता देंगे कि इस ट्रेन से जाना है, इतनी पहाड़ियाँ पड़ेंगी, या बाइक से जाएंगे तो इस रोड से जा सकते हैं, ये ऐसी सड़क जाती है, ऐसा लोकेशन बता सकते हैं। या हम पूछ लें किसी आपके दोस्त का घर पूछना हो, कोई पूछे कि इसका घर कहाँ पे है इस व्यक्ति का, तो आप बता देंगे कि यहाँ पास एक पोल पड़ेगा, पोल से राइट टर्न ले लेना, फिर चौराहा पड़ेगा, उससे राइट टर्न ले लेना, चले जाना। इस तरह से हम बताते हैं, यानी कुछ स्पॉट के आधार पर हम बता देते हैं, स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनके आधार पर हम लोकेशन बता देते हैं। तो ये वो ज्योग्राफिकल लोकेशन बताने का तरीका। लेकिन अगर कोई पूछे अर्थ पे इंडिया कहाँ है, या ऑस्ट्रेलिया कहाँ पे है, या कोई ए नाम की जगह ये कहाँ पास है, तब हम कैसे बताएंगे? तब तो नहीं बोल सकते कि यहाँ पोल पड़ेगा, चौराहा पड़ेगा तो पृथ्वी के पास से राइट टर्न ले लेना, ऐसा नहीं बता सकते। तब इसके लिए एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। और एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन में दो तरह के लोकेशन आती हैं, देशांतर और एक आता है अक्षांश और देशांतर। इनके आधार पर लोकेशन बताया जाता है, ठीक है कि, और ये डिग्री में होते हैं, 1 डिग्री पे, 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे। बता देंगे कि 1 डिग्री पे ए नाम की जगह, 2 डिग्री पे बी नाम की जगह है, या सी जगह 3 डिग्री पे मिलेगी, इस तरह से बताया जाता है, ठीक है। अब क्या, तो लोकेशन बताने का तरीका हो गया। अब जो आते हैं हम देखेंगे डायरेक्शन क्या होता है। तो सभी को पता होगा डायरेक्शन कितनी होती है, सभी को पता होगा बेसिकली 4 डायरेक्शन होती हैं। 4 अगर हम इस तरह से घूम जाए, जब भी याद रखिए कि आप कोई नोटबुक में बनाएं या बुक्स पढ़ें या मैप में देखें या कहीं पास भी, तो याद रखिएगा आपका जो राइट हैंड होगा वहाँ पे ईस्ट होगा मतलब पूर्व होगा, जो लेफ्ट हैंड होगा वहाँ पे वेस्ट होगा मतलब पश्चिम होगा, आपके सर के पास जो होगा मतलब ऊपर तरफ वो नॉर्थ कहलाएगा, उत्तर कहलाएगा, और जो नीचे की तरफ पैर की तरफ होगा वो साउथ कहलाएगा, दक्षिण कहलाएगा। ये 4 बेसिकली डायरेक्शन होती हैं। लेकिन जब हम रीजनिंग वगैरह पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं 8 डायरेक्शन के बारे में, और अगर डिटेल इसके देखना चाहें तो 16 दिशाएँ होती हैं, ठीक है। 16 दिशाएं टोटल मानी जाती हैं। लेकिन हम 4 डायरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ज़्यादा हवाबाजी इसमें नहीं करेंगे कि 16 डायरेक्शन हमको पढ़ना है। जब भी ज़रूरत होगी, मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, तब मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्शन हो गया, राइट साइड में ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा, ऊपर नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा, ये डायरेक्शन अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी। तो डायरेक्शन के बारे में हो गया। अब जो अक्ष की बात करते हैं, सबसे पहले अक्ष पे आते हैं, ऑर्बिट पे। देखिए जब भी कोई गोला होता है ना, या अभी भूल जाइए कि ये ग्लोब है, अभी याद ये समझिए कि एक तरह का फुटबॉल है, ये कोई गोल चीज़ है। अब गोल चीज़ में ऊपर पे बीचों बीच एक पॉइंट होगा और ठीक नीचे बीचों बीच एक पॉइंट होगा। इनमें अगर मान लीजिए कोई लोहे की रॉड हम डालते हैं, ठीक है, कोई लोहे के छड़ डालते हैं, तो बीचों बीच जाएगी ऊपर से नीचे तक, तो वो जो रेखा होगी उसको हम उस रॉड को रेखा मान लें, तो क्या करिए, रेखा ऊपर वाले पॉइंट को मिला रही है और नीचे वाले पॉइंट को मिला रही है। तो डेफिनेशन क्या बोला जाता है, अब ज्योग्राफी की बुक वगैरह पढ़ते हैं तो उत्तरी ध्रुव, याद रखिएगा जो पृथ्वी है ना, इसके ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव, और नीचे वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, क्योंकि ध्रुव यानी पोल, पिन पॉइंट ध्रुव कहलाएगा, ठीक है। तो जो ऊपर का होगा ऊपरी ध्रुव कहलाएगा, यानी ऊपर कौन सी दिशा होती, नॉर्थ होती, तो नॉर्थ पोल है उत्तरी ध्रुव। नीचे कौन सी दिशा होती, साउथ, तो साउथ पोल है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, काल्पनिक हमने माना है, ठीक है। तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है इसे कहते हैं अक्ष, जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है, ऑर्बिट, है ना। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है उसे अक्ष या ऑर्बिट कहते हैं। और इसके दोनों सिरे, ये मान लो ए सिरा मान ले और ये बी सिरा मान ले, ठीक है। ये तो जो रेखा होगा इसको हम अक्ष कह दें, इस पर पृथ्वी घूम रही है गोल गोल, ठीक है। लेकिन इसको ऊपर वाला पॉइंट और नीचे वाला पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं पोल या ध्रुव, ये कहलाता है पोल। ये वाला ए पॉइंट और बी पॉइंट ये कहलाएंगे पोल। तो नॉर्थ पोल, साउथ पोल, और इनको मिलाने वाली रेखा जो होगी वो क्या कहलाएगी, अक्ष कहलाएगी, ऑर्बिट कहलाएगी, ठीक। तो इतनी बातें समझ में आ गई आप लोगों को, सारी बातें लिख दे रहा हूँ मैं। तो जितनी बातें बताया सबसे पहले उन्हें लिखता हूँ मैं। ठीक, तो देख लीजिए जितनी बातें मैंने समझाई सारी बातें यहाँ पास लिख दी। चलती वीडियो में भी लिख सकता था लेकिन वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए टाइम बचाने के लिए मैंने पहले समझा दिया, सारी बातें लिख दी। देखिए नए तरह से मैंने शुरुआत की, हो सकता है ये आप लोगों को पसंद आए, जिससे वीडियो कम लेंथ की भी बनेगी और अच्छी भी बन जाएगी, समझ में भी आ जाएगा। जो भी चीज़ें बताया वही चीज़ें लिखा और रिपीट कर दे रहा हूँ। क्या बताया मैंने, किसी भी स्थान की स्थिति को 2 तरह से बताया जाता है। पहला किस तरह से, खगोलीय स्थिति, इंग्लिश में बोलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन, इसमें स्थिति को अक्षांश या देशांतर के आधार पर बताया जाता है। दूसरा भौगोलिक स्थिति, जियोग्राफिकल लोकेशन, इसमें किसी स्थान की स्थिति को स्थल खंडों या जल राशियों के इत्यादि आधार पर बताया जाता है। जैसे इस नदी के पीछे चले जाना, या इस नदी से राइट चले जाना, या इस पहाड़ के पीछे, इस तरह से जगह को बताया जाता है। जब इस तरह से बताया जाएगा तो भौगोलिक स्थिति में वो आएगा,
ठीक है। इसके बाद क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, डायरेक्शन देख लीजिए, ये पूर्व होगा, पश्चिम होगा, ऊपर उत्तर होगा, नीचे दक्षिण होगा, इंग्लिश में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ और साउथ होगा। इसके बाद से क्या बताया था, अक्ष बताया था, ऑर्बिट। ऑर्बिट क्या होगा, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली उत्तरी, ये देखिए फिगर भी, इस कलर में जो फिगर है वो इसका है, और जो ब्लू कलर में वो ऑर्बिट के बारे में, ठीक है, मतलब पोल के बारे में। तो अक्ष उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, इमेजिनरी लाइन, ठीक है, खींची नहीं गई है, मानी गई है, इमेजिनरी लाइन जिस पर पृथ्वी घूर्णन करती है। तो ये जो रेखा है ना, इस रेखा की बात करें यहाँ से यहाँ तक, इसको कहते हैं अक्ष। ये देखिए अक्ष। और पोल की बात करें, ध्रुव या पोल, काल्पनिक रेखा के दोनों सिरों, काल्पनिक रेखा के दोनों सिरों, ए सिरा और बी सिरा, दोनों सिरों को क्या बोलते हैं, ध्रुव या पोल कहते हैं। इतनी बातें समझ में आ गई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। अब सीधे आते हैं हम अक्षांश के ऊपर, ठीक है। 12 मिनट की वीडियो हो गई, 8 मिनट और कोशिश करूँगा, 20 मिनट की वीडियो बना रहा हूँ मैं, जिससे आप लोगों को ज़्यादा लोड ना पड़े, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, डायरेक्ट अक्षांश पे। हेडिंग हमारी अक्षांश। अब अक्षांश क्या होता है इसको भी समझाता हूँ, फिर लिख दूंगा यूँ ही, और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अक्षांश, पृथ्वी पर आपने ग्लोब देखा होगा, तो ये जो लाइनें गई हुई, अगर पास से दिखाना चाहूँ मैं, कुछ लाइनें दिख रही होंगी, जैसे ये लाइन हो गई आप लोग को, ये जो लाइन दिख रही है ये सबसे बड़ी है, इक्वेटर कहते हैं, इसके ऊपर और भी सीधे इसके जो पैरेलल कई लाइनें खींची गई हैं, तो इनको अक्षांश कहते हैं। तो अगर डेफिनेशन के रूप में बोलना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा, वही चीज़ लिखूंगा अभी मैं। उत्तरी ध्रुव, ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में मध्याह्न रेखा पर खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं। नहीं समझ में आया, समझा रहा हूँ, डेफिनेशन को समझा रहा हूँ मैं। क्या बोला गया, अभी तक आप लोग जान चुके होंगे उत्तरी दक्षिणी क्या होता है, ऊपर वाला उत्तरी, नीचे वाला दक्षिणी, और बीच की रेखा जो होती है मध्याह्न रेखा कहलाती है। तो डेफिनेशन बोल रही है कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, मतलब उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा तो है इसमें। तो मध्याह्न रेखा पर पूरी लाइनें खींचेंगे, मध्याह्न रेखा पर खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। आप देखिए अक्षांश लाइन इसके सिमिलर गई हुई है, ठीक है, एक दूसरे के सिमिलर है और ऊपर तक जाती हैं। तो कोणीय दूरी कैसे बनेगी, देखिए ये सेंटर पॉइंट हो गया, और ये क्या हो गया, मध्याह्न रेखा होगी इक्वेटर 0 डिग्री पे। अब जब भी कोई एक लाइन खींची जाएगी तो एक एंगल बनाएगी, ये एक एंगल बना, फिर ये वाली लाइन यहाँ पॉइंट पे एंगल बनाएगी, फिर ये वाली लाइन ये एंगल बनाएगी, ऐसे करके अगर यहाँ पास एक लाइन हो तो ये एक एंगल बनाएगी, फिर ये वाली लाइन यहाँ पास एक एंगल बनाएगी, और लास्ट में 90 डिग्री पूरा हो जाएगा यहाँ पास, ये 90 डिग्री का एंगल। तो क्या डेफिनेशन मैंने बताई कि ग्लोब या मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई, मध्याह्न रेखा पर खींची गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, ये डेफिनेशन होती है। और अगर इसको सिंपल करना चाहूँ तो ये जो अर्थ हुई हमारी, अर्थ के अंदर ये 0 डिग्री पे मध्याह्न रेखा है, और इसके पैरेलल मतलब समानांतर और क्षैतिज दिशा में मतलब हॉरिजॉन्टल खींची गई जितनी लाइनें होती हैं, ये अक्षांश लाइनें, लैटिट्यूड लाइन्स कहलाती हैं। इनका इस्तेमाल क्यों होता है, तो किसी भी देश के मौसम, वहाँ का मौसम कैसा है, स्थान मतलब उसका लोकेशन कैसा है, स्थिति कैसी है, या तापमान टेम्परेचर वहाँ का कैसा है, इसको बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। अभी हम देखेंगे कैसे, ठीक है। तो किसी भी देश की स्थिति, मौसम या तापमान को बताने के लिए अक्षांशों का इस्तेमाल होता है। इनको एक ग्रीक भाषा का शब्द है फाई, PHI, फाई से डिनोट करते हैं। इतनी बातें अक्षांश के बारे में समझ में आई, डेफिनेशन बता दिया, सिंपल लैंग्वेज में क्या कहेंगे, कैसे होगा ये बता दिया। उसके बाद से फाई से डिनोट करते हैं, और क्यों इसका इस्तेमाल होता है, तो इसका इस्तेमाल मौसम बताने के लिए, टेम्परेचर बताने के लिए, या उस देश की लोकेशन बताने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। कोशिश करूंगा आज कम से कम एक लाइन तो हो जाए, एक लाइन का मतलब एक लैटिट्यूड के बारे में हम पढ़ लें, ठीक है। अब सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होगी, आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। अगर कोई गोला है उसको बीच से काटेंगे, तो बीचों बीच से काटेंगे तो गोला ऊपर जाते जाते छोटा होते जाता है, नीचे जाते जाते छोटा होता है। ये जो बीच का पार्ट होता है सबसे बड़ा होता है, सिंपल में मानिए। तो हमारी जो अर्थ है ना, थोड़ी सी टिल्ट है, बीच में ऐसे ऊपर से और नीचे से दबी हुई है, तो ये वाला एरिया बाहर निकला है। तो जो ये वाली लाइन होती है मेरिडियन लाइन या 0 डिग्री की जो लाइन होती है, इसको कहते हैं हम मेरिडियन लाइन या इक्वेटर, और ये सबसे बड़ी लाइन होती है, ठीक है। तो अगर हम कहना चाहें सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, पहला पॉइंट इसके लिए। दूसरा पॉइंट क्या कर सकते हैं, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, दूसरा पॉइंट मिल गया ये उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। गोलार्ध क्यों बोल रहे हैं, गोलार्ध दो शब्दों से मिलकर के बना, गोला और अर्ध यानी आधा, गोले का आधा। तो गोले का आधा ऊपर, गोले का आधा नीचे, जो बांट रही है वो मध्याह्न रेखा है। तो सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी, मध्याह्न रेखा। मध्याह्न सबसे बड़ा अक्षांश है, ये 0 डिग्री पे होती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। और इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम, इसके अलग अलग नाम भी हैं। इसको विषुवत रेखा कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं,
महान रेखा कहते हैं, वृहद सर्कल कहते हैं, वृहद रेखा कहते हैं, बहुत सारे इसके नाम है, अभी लिखूंगा मैं, ठीक है। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण अगर बोलूँ तो यहीं पास होता है, इक्वेटर पे सबसे कम गुरुत्वाकर्षण होता है। जब फिजिक्स में पढ़ाऊंगा तो फिजिक्स में बताऊंगा, जो हमारे से सैटेलाइट वगैरह लॉन्च किए जाते हैं उन्हें इक्वेटर से लॉन्च किया जाता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल कम होता है। और इसको थोड़ा सा अगर, खैर फिजिक्स में बताऊंगा मैं, ज़्यादा हो जाएगा, उधर भाग जाएंगे टॉपिक से, टाइम ज़्यादा हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, हाँ, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण यहीं इक्वेटर पे होता है, और दो भागों, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, और इसके दोनों ओर के प्रदेश जो होते हैं ना, मतलब मध्यान्ह रेखा के इधर वाला एरिया और नीचे वाला एरिया, इनको कहते हैं जोन। इनके किनारे के जो एरिया होते हैं इन्हें कहते हैं जोन, मतलब प्रदेश कहलाते हैं, सॉरी। और इनके जो बीच का जो गैप होता है ना, सॉरी, इस गैप को जोन कहते हैं, ठीक है, इस गैप को जोन कहते हैं। किसको? ये जो दो अक्षांश है ना, मान लो ये 1 डिग्री पे था, ये 2 डिग्री पे, 3 डिग्री पे, 4 डिग्री पे, तो इनके जो बीच का जो गैप है ना, इस गैप को क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं। जो मध्यान्ह रेखा है, याद रखिए कि मैप तो खैर नहीं है, ग्लोब में बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो मध्यान्ह रेखा है ना, भारत से होकर के नहीं गुजरती। देखिए ये आपकी मेरिडियन लाइन हो गई, आपने ग्लोब मैप में देख लीजिएगा, ये आपकी मध्यान्ह रेखा बीचों बीच से गुजर रही है। सॉरी, ऐसे दिखाता हूँ मैं, ये आपकी मध्यान्ह रेखा, देखिए ये बीचों बीच ऐसे गुजरती हुई जा रही है। और हमारा इंडिया कहाँ पे है? ये देखिए हमारा इंडिया, ये वाला पार्ट, ये इंडिया है, ठीक है, ये इंडिया है। तो भारत को जो मध्यान्ह रेखा है वो क्रॉस नहीं करती, टच भी नहीं करती, ये याद रखिएगा। लेकिन कुछ देशों से होकर के गुजरती है। आप जैसे देश देखोगे यहाँ पास, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, तो इनको टच करती है। तो कौन कौन से देशों को टच करती है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। तो क्या क्या पॉइंट मिल गया इसमें बता दिया मैं। और कौन कौन से देशों को टच करती है ये, तो ये टच करती है इक्वेडोर को, कोलंबिया को, ब्राज़ील को, और साओ टोम और प्रिंसिप साओ टोम को टच करती है, गैबोन को टच करती है, 5 हुए, और कॉन्गो को टच करती है, कॉन्गो डेमोक्रेटिक को भी टच करती है, 7 हो गए, और युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती, मतलब टोटल 13 देशों को ये क्रॉस करती है या टच करती है, जो इक्वेटर लाइन है। आज इक्वेटर के बारे में इतना ही, ठीक है। अब सारी चीज़ें मैं पॉज करके वीडियो सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक। तो ये सारी बातें मैंने लिख दी। देखिए क्या क्या इसमें अक्षांश के बारे में, ग्लोब मानचित्र पर उत्तर से दक्षिण दिशा में खींची गई कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? अक्षांश कहते हैं। एंगुलर डिस्टेंस अक्षांश कहते हैं। अगर सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँ तो जो पैरेलल लाइनें खींची हुई होती हैं मेरिडियन के, भूमध्य रेखा के, उसको अक्षांश कहते हैं। क्यों इस्तेमाल होता है? तो किसी देश की स्थिति, मौसम, टेम्परेचर के बारे में बताने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसको ग्रीक भाषा के शब्द फाई से डिनोट करते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो जोन कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, ये कटिबंध कहते हैं। इनके बीच की दूरी 1 डिग्री होती है, यानी 2 रेखाएं अगर मैं लूँ, 2 रेखाएं, ये 1 डिग्री पे एक अक्षांश है, सॉरी 1 डिग्री पे एक अक्षांश हो गया, 2 डिग्री पे एक अक्षांश हो गया। तो इनके बीच की दूरी जो होती है उसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। अभी कितनी होती है इसको देखेंगे आप, ठीक है। इनके बीच की दूरी 1 डिग्री होती है और इसको क्या कहते हैं? जोन कहते हैं। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? तो ये वाली 0 डिग्री एक सबसे बड़ी अक्षांश रेखा होती है। अब इसके बारे में 2-3 बातें हैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। तो इक्वेटर पे हम आ चुके हैं, तो सारी बातें बता ही दिया था। इसके बाद की उनको भी लिख देता हूँ, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, फिर रफली मैं रिपीट करवा दूँगा। चलिए पॉज करता हूँ, फिर सारी चीज़ें लिखता हूँ मैं, ठीक। तो सारी चीज़ें मैंने लिख दी। क्या क्या चीज़ें मैंने बताई थी? जो इसके पहले वाले के बाद की बातें हैं। ये 0 डिग्री अक्षांश को मध्यान्ह रेखा, विषुवत रेखा, वृहद रेखा या वृहद वृत्त कहते हैं इंग्लिश में, मैंने लिख दिया मेरिडियन या इक्वेटर, ग्रेट लाइन या ग्रेट सर्कल कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम मिलेंगे, ठीक है। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण यहीं पर होता है, ठीक है। अभी जो बीच की लाइन थी, इस बीच की लाइन को हमने क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल कह दिया। तो बाकी लाइनों क्या कहेंगे? तो बाकी सब लाइनें क्या कहलाती हैं? लघु वृत्त कहलाती हैं, स्मॉल सर्कल कहलाती हैं। महान वृत्त ये कहला है क्योंकि बड़ा वृत्त बना रहा है, सर्कल सबसे बड़ा बना रहा है, ग्रेट सर्कल बना रहा है, तो इसको क्या कहते हैं? ग्रेट सर्कल। लेकिन बाकी सब लाइनें छोटे छोटे सर्कल बनाती हैं, ये ऊपर जाती जाएंगे और सर्कल छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा। तो बाकी लाइनों को, बाकी अक्षांशों को लघु वृत्त कहते हैं, स्मॉल सर्कल कहते हैं, ठीक है। भारत से होकर के नहीं गुजरती। और याद रखिए मध्यान्ह रेखा को जो कॉन्गो है, ज़ायरे नदी है, 2 बार काटती है, ठीक है। और 13 देशों से होकर के गुजरती है। इस 13 देशों में कई तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो सबसे पहले नाम पढ़ दे रहा हूँ, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम एंड प्रिंसिप साओ टोम, गैबोन, कॉन्गो, कॉन्गो डेमोक्रेटिक या गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ठीक है। इतने 13 देश हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनता है? डायरेक्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कितने देशों को क्रॉस करती है, तो ये आप बता सकते हैं कितने देशों को क्रॉस करती है। तो 13 देशों से होकर गुजरती है, ये आपने लिख दिया। हाँ, एक चीज़ और ध्यान नहीं आई, ये जो स्टार्ट के 3 देश हैं ना, इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, ये साउथ अमेरिका के देश हैं। और लास्ट के जो 3 हैं, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती, ये एशिया या ओशिनियन देश हैं। और बाकी के जो देश बचते हैं बीच वाले, वो अफ्रीकन देश हैं, ठीक है। तो उनका महाद्वीप भी पूछ सकता है, किस महाद्वीप से संबंधित है या कितने देश होते हैं, तो देश आप लिख दिया। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा? देखिए
ये 13 देश से होकर के गुजरती है, 13 देशों से मध्याह्न रेखा। लेकिन क्वेश्चन कैसे पूछ देगा कि ऐसे कितने देश हैं जिनसे मध्याह्न रेखा तो गुजरती है लेकिन उनके जलीय भाग को टच करती है, स्थल भाग को नहीं, मतलब लैंड मास को टच नहीं करती। तो याद रखिएगा ये मालदीव और किरिबाती, मालदीव स्टार लगा दे रहा हूँ, ये मालदीव और किरिबाती ये जो देश है इनसे मध्याह्न रेखा मेरिडियन लाइन गुजरती है, लेकिन इनके जो स्थल खंड है उनको टच नहीं करती है, इनके जलीय भाग को टच करती है। बाकी सभी देशों के लैंड मास को, मतलब इनके ज़मीन को टच करती है, लेकिन ये वाला जो मालदीव हो गया, किरिबाती हो गया, इनके जलीय भाग को टच करती है। ठीक है, तो इतनी बातें उम्मीद करो समझ में आई होंगी। रैपिडली सारी पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, अब सारी चीज़ें मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्या क्या हम पढ़े हैं। ठीक, नहीं बनते बनते 25 मिनट की वीडियो आप लोगों की बन गई है। जल्दी से कोशिश करता हूँ रैपिडली सारी चीज़ें रिवाइज करा दूँ। तो आज का टॉपिक हमारा क्या था, अक्षांश के बारे में था। अक्षांश के बारे में हमने पढ़ लिया। क्या क्या होती है, सबसे पहले हमने देखा कि जो लोकेशन होती है किस तरह से बताई जाती है। तो लोकेशन दो तरह से बताई जाती है, खगोलीय लोकेशन और भौगोलिक लोकेशन, या ज्योग्राफिकल लोकेशन या और एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन। जब अक्षांश और देशांतर के माध्यम से बताएंगे तो एस्ट्रोनॉमिकल लोकेशन कहलाएगा, और जब किसी स्थान के आधार पर बताएंगे किसी लोकेशन को तब वो ज्योग्राफिकल लोकेशन के अंतर्गत आएगा। फिर क्या हमने देखा, डायरेक्शन के बारे में देखा। तो डायरेक्शन मैंने आपको बता दिया। उसके बाद से क्या देखा हमने, अक्ष के बारे में, अक्ष क्या होता है, ऑर्बिट क्या होता है। तो ऑर्बिट के बारे में बता दिया, जो लाइन होती है दोनों पोल को मिलाने वाली इसको अक्ष कहते हैं, और इसके दोनों सिरे क्या कहलाते हैं, ध्रुव कहलाते हैं। इसके बाद हमने देखा अक्षांश के बारे में। तो अक्षांश क्या होता है, जो पैरेलल लाइनें खींची हुई थी मध्याह्न रेखा के ऊपर और नीचे की तरफ, इसको अक्षांश रेखा कहते हैं। क्यों बनाई जाती हैं, तो किसी देश की स्थिति, मौसम या टेम्परेचर को बताने के लिए बताई जाती है। इनको ग्रीक भाषा के शब्द फाई से दर्शाते हैं। और सबसे बड़ी अक्षांश रेखा 0 डिग्री अक्षांश है, इसे इक्वेटर कहते हैं, इसे मेरिडियन लाइन कहते हैं, इसे ग्रेट लाइन कहते हैं, इसे ग्रेट सर्कल कहते हैं। हिंदी में इसको मध्याह्न रेखा कहते हैं, विषुवत या विषुवत रेखा कहते हैं। महान लाइन या बृहद लाइन रेखा, महान रेखा या बृहद रेखा कहते हैं, महान वृत्त या बृहद वृत्त कहते हैं, या मध्य वृत्त भी कहते हैं। ठीक है, इतनी सारी बातें इसमें इसे कहते हैं। और क्या बताया था मैंने, इसके दोनों ओर जो बीच का गैप होता है, दो रेखाओं के बीच का, दो अक्षांशों के बीच का जो गैप होता है वो 1 डिग्री होता है, और इसको क्या कहते हैं, जोन कहते हैं। ठीक है, इन्हें जोन कहते हैं। तो और ये जो मध्याह्न रेखा इसके दोनों ओर के प्रदेश क्या कहलाएंगे, लघु वृत्त कहलाएंगे, और ये महान वृत्त कहलाएगा। सबसे कम गुरुत्वाकर्षण जो होता है, सबसे कम गुरुत्वाकर्षण यहीं पास होता है। और अक्षांश रेखा को जो कांगो और जायरे नदी, कांगो या जायरे नदी 2 बार काटती है, दोनों एक ही जायरे नदी के नाम पे, जगह के नाम पे रखा गया। तो कांगो या जायरे नदी इसको 2 बार काटती है, भारत से होकर के नहीं गुजरती, क्योंकि भारत की स्थिति क्या है, मध्याह्न रेखा के ऊपर है। मध्याह्न रेखा 13 देशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से देश है वो, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, साओ टोम, प्रिंसिप ऑफ साओ टोम, और गैबोन, कांगो और कांगो डेमोक्रेटिक, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। ठीक है, 2 देश जिनकी जलीय भाग को टच करती है वो थे मालदीव और किरिबाती, बाकी देशों के स्थलीय भाग को टच करती है। ठीक, इतनी बातें हमने जान ली। अब आगे जो हम देखेंगे वो कर्क रेखा, मकर रेखा, इनके बारे में देखेंगे। वीडियो आपकी 26 मिनट की हो गई, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए, वीडियो लंबी हो गई रफली समझाने की वजह से। ठीक है, तो पढ़ते रहिएगा प्लीज़, और अच्छा लगे तो बताइएगा। और ये नहीं सोचिएगा कि कोई डाउट है तो नहीं पूछ सकते, और व्हाट्सएप नंबर भी चलता रहता है, इसमें भी आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। और एक सजेशन भी दीजिएगा आप लोग कि ज्योग्राफी तो चल ही रही है, साथ में और कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं। जो भी टॉपिक अगर आपको डाउट हो, कुछ भी डाउट हो, किसी एग्जाम को लेकर के, किसी स्ट्रेटजी को लेकर के, किसी बुक्स को लेकर के, सारी चीज़ आप पूछ सकते हैं कमेंट में, सब कुछ बताया जाएगा। कोशिश करेंगे कि आप लोग को सब कुछ बताया जाए। ठीक है, आज के लिए थैंक्स, पढ़ते रहिएगा, और क्लास को समझ में आए तो आपको पता ही क्या करना है। थैंक्स।